नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्सफुली किसी एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग मूव करने को बाध्य कर रखा है, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। हमने क्या लगा दिया? उसमें एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक चींटी है, मान लिया कोई चींटी है, ये मेरे पास इस तरीके से एक धागा है, ठीक है, ये धागा है और किसी चींटी को मैंने इस धागे के अलोंग मूव करने के लिए इस तरीके से बाध्य कर दिया। अब ये चींटी या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है धागे में। वो इधर को भी नहीं जा सकती, वो इधर को भी नहीं जा सकती और वो आपकी ओर भी नहीं आ सकती और वो पीछे में जा सकती है। क्या है, जो मेरे पास चींटी है उसका जो मोशन है वो क्या हो गया है? एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग कंस्ट्रेंट हो गया है। देन मोशन ऑफ दिस आंट इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ अब इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए या बोल सकते हैं एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन चाहिए जो इसके पाथ की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करे। देन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन और वी कैन से देन दिस ज्योमेट्रिकल इक्वेशन इज नोन एज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। आई होप कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नाउ आज हम क्या करेंगे? ये तो हमने पढ़ा ही, साथ ही साथ हम क्या देंगे और भी एग्जांपल देखेंगे किससे रिलेटेड? इस कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है? रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन और उसके बाद उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है एक बार पढ़ो इसको। देखो क्या लिखा है हमने? व्हेन एनी बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग ए सर्टेन path, the motion of body said to be motion under constraint। motion under constraint बोलो या फिर constraint motion बोलो, एक ही बात है। each constraint can be described by a geometrical equation known as constraint equation। ठीक है, ये बात समझ में आई। Now some example, कुछ एग्जाम्पल दे लें, एग्जाम्पल समझते हैं। some examples of कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, सबसे सस्ता वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। कभी कभी भाषा में भी क्या होता है, जब हम बोल रहे होते हैं उसमें भी क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है। जैसे मैंने बोला मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो इसका जो सेंटेंस है या इसकी जो लिखने का तरीका है उसी में हमको क्या दिख रहा है? कंस्ट्रेंट दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया, मोशन ऑफ आंट अलोंग ए स्ट्रिंग, तो ये भी क्या है? एक टाइप का क्या बोल सकते हैं हम इसको? कंस्ट्रेंट है। उसमें क्या लगा दिया हमने? कंस्ट्रेंट लगा दिया। उस तरीके से हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ एनी ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो मेरा ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या लगा दिया हमने? कंस्ट्रेंट लगा दिया। ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, यानी वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर कहने का तरीका है, उसमें भी हमारे पास ये पता चल जाता है कहने के तरीके से कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट है। तो मेरे पास क्या है? मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मान लिया मेरे पास क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और वो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब इस सर्कुलर पाथ है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा और मान लिया वो ये क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये आदमी हो सकता है या फिर कोई जानवर हो सकता है या फिर कोई ऐसी निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसमें मोटर लगी हुई है, कोई गाड़ी हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है। लेट अस से द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r, माने इसकी रेडियस कितनी है? r है। अब मुझे क्या निकालना है कि इस सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन निकालनी है एंड वी ऑल नो दैट ज्योमेट्रिकल इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। और इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम हम डिस्क्राइब करेंगे। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज ओरिजिन, दिस इज 0,0 और अज्यूम करो कि ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पर एक्स है एंड दिस इज जो पॉइंट वाई एक्सिस में वाई है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यानी एट दिस टाइम द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस
ऑब्जेक्ट इज x, y, क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज डिफाइंड एज वी ऑल नो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है r स्क्वायर आता है। तो दिस इक्वेशन इज डिस्क्राइबिंग द ज्योमेट्री ऑफ द पाथ, इट मीन दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। ये बात समझ में आई, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके, तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर दिस एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, उधर लिखते हैं, ठीक है, हमें जगह चाहिए थोड़ा बहुत तो इसे में डाल लेते हैं हम, और यहाँ पर लिखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 एंड दैट इज सिंपल पेंडुलम। बताओ सिंपल पेंडुलम के लिए कंस्टेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल पेंडुलम सेकंड हो जाएगा हमारे पास क्या, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। देखो अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, मान लिया मेरे पास कोई ऐसा होता है, एक रिजिड ऐसे क्या होती है मेरे पास सरफेस होती है और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, इससे क्या लटका दिया हमने, कोई एक रस्सी लटका दी और यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई एक मास m लगा दिया। लेट अस से द लेंथ ऑफ दिस रस्सी इज l, ठीक है, ये रस्सी की लेंथ कितनी मान ली मैंने, यहाँ से यहाँ तक l मान ली, जो कि खींच नहीं सकती, ठीक है, जो कि खींच नहीं सकती तभी क्या है, फिक्स है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑसिलेट कराऊंगा और ऑसिलेट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मान लिया इसको मैं डिस्प्लेस करके कहाँ ले गया, कहीं इस पॉइंट पर ले गया, कहाँ ले गया मैं इसको, इस पॉइंट पर ले गया, और जैसे मैं इस पॉइंट पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हुआ। अब अगर मैं क्या बोलूँ कि दिस इज माई ओरिजिन, अगर मैं ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, एंड लेट अस से दिस इज माय एक्स एक्सेस, तो दिस इज माय वाई एक्सेस, तो ये मेरा वाई एक्सेस है और ये मेरे पास एक्स एक्सेस है। अगर मैं एक्स एक्सेस में या बोल सकते हैं एक्स एक्सेस में यहाँ से नापूं, लेट अस से ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अलोंग एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अलोंग वाई एक्सेस अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं और नीचे को पॉजिटिव एक्सेस मानूं तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इन अलोंग वाई एक्सेस, लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज वाई, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। एंड दिस लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ होगी कितनी होगी मेरे पास, एल ही रहेगी, बिकॉज हमने खुद ही बोला है कि ये जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। तो अगेन दिस लेंथ विल बी एल, अगर ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक तो दिस वन विल बी ऑल्सो एक्स, ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ रहा है, एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बात आई समझ में। तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट, तो ये इक्वेशन किसको दिखा रही है, कंस्ट्रेंट को दिखा रही है, इट मीन दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। एक चीज और यहाँ समझ में आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा सोचो, इसको सोचो, अगर आप इसको पूरा ऐसे घुमाओ तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर आप इस सिंपल पेंडुलम के बॉब को ऐसे पूरा घुमा दो यूं करके, पूरा एक चक्कर लगवा दो, तो इस पूरे एक चक्कर लगाने में क्या कैसा मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है किसकी आ रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही आ रही है, जिसकी रेडियस की जो कितना है, एल है, ठीक है, बात है समझ में। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि जो मेरे पास सिंपल पेंडुलम होता है वो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन ही करता है, इसलिए जो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट होगी, कंस्टेंट इक्वेशन होगी, वो किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जो आर है वो किससे एक्सचेंज हो जाएगा, एल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आई। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंड दैट एग्जाम्पल इज, एक हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है, बड़ा फेमस सिस्टम है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दैट इज वेज एंड ब्लॉक सिस्टम। क्या होता है, वेज एंड ब्लॉक सिस्टम। अब वेज क्या होता है हम सब जानते हैं, वेज इज यूज, जैसे आपने देखा होगा ढलान में गाड़ी रुकती है तो उसके टायर में से क्या लगाते हैं हम, सपोर्ट लगाते हैं, बोलते हैं ना सपोर्ट लगाना है। ब्लॉक तो पता है, एक डब्बा टाइप का ब्लॉक हो गया। वेज क्या होता है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन यूं करके, ठीक है। ओके, तो वेज बनाए यहाँ पर, तो लेट अस से दिस इज अवर वेज, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये वेज है, एंड अज्यूमिंग दैट कि दिस एंगल इज थीटा, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कितना है, थीटा है, और यहाँ कहीं पर मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक मैंने क्या रख दिया है, एक वेट रख दिया है, ठीक है ना, ब्लॉक रख दिया है। तो दिस इज माई वेज एंड ब्लॉक सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वेज एंड ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा। नाउ दे बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या कर रहे हैं, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे करके अलोंग दिस एक्सेस, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सेस। अगर मैं यहाँ पर एक कंस्टेंट लगाऊं तो एक कंस्टेंट तो फिक्स है, वो भी किस पर, वेज पर, इस पर नहीं, ये ऊपर को जा सकता है और नीचे को भी आ सकता है, ठीक है, दिस इज फ्री टू मूव अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, इस वेज की बात करूं, ये त्रिकोण जो दिख रहा है यहाँ पर, इसकी बात करूं तो इट कैन मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर क्या अज्यूम करूँ कि ये एक यहाँ पर फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है,
ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि दिस इज ए सरफेस जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है एंड वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। ठीक है, इनके सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन है यहाँ भी और यहाँ भी। अब ऐसे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये कंस्टेंट लग गया यहाँ पर। देखो भाषा में कंस्टेंट है कि दिस वेज इज मूविंग ओनली इन दिस डायरेक्शन, यानी अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाई डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन बोलूँ तो इन वाई डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन फॉर दिस वेज, दिस इज कंस्टेंट ऑन वेज। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वेज पर कंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, अब इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन या फिर इन दोनों के मोशन के लिए जो कंस्ट्रेंट होगा वो क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो समझो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा हम ये भी निकालेंगे कि इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, ये भी एक्सेलरेट हो रहा है और ये भी एक्सेलरेट हो रहा है और इनके बीच क्या रिलेशन होगा वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उससे पहले ये हमने थीटा मान लिया और ऐसा अज्यूम करो कि जो मेरे पास वेज है इसकी हाइट कितनी है, h है, हाइट ऑफ वेज इज h। और अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई ओरिजिन, ये मैंने क्या बोला, ओरिजिन बोला, एंड दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस, और इसे मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सेस। तो अगर मैं इस वेज की पोजीशन बोलूँ यहाँ से, लेट अस से दिस वेज इज एट ए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखाऊँ इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। लेट अस से दिस वेज इज एट ए डिस्टेंस एक्स, कैपिटल एक्स, फ्रॉम this origin, and this block at any time, this block at a distance small x, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल x पर है, कहाँ से, इसके ओरिजिन से। लेकिन ये जो मेरे पास, ये तो y एक्सेस से मूव नहीं कर सकता वेज, लेकिन ये कर सकता है, ये कुछ देर पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यानी ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी y डायरेक्शन पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया। तो दिस इज पोजीशन इन y डायरेक्शन, लेट अस से एट एनी पॉइंट, दिस इज एट y, यानी जो ऊपर को मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है इसका वो कितना है, y है। तो दिस थिंग इज y, फ्रॉम ओरिजिन से बात हो रही है। ठीक है, ओरिजिन से कितने हाइट पर है, ये y हाइट पर है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। अगर मैं अब ये निकालूं, क्या निकालूं मैं, ये चीज़ निकालूं यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, एक काम कर रहा हूँ, इसको बाहर लिख रहा हूँ इस y को, क्योंकि अंदर में कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। दिस थिंग इज y, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर y है। अब देखो अगर मैं ये चीज़ निकालूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना होगा बताओ। तो ये मेरे पास कितना है, कैपिटल X, और ये मेरे पास कितना है, स्मॉल x। तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू स्मॉल x माइनस कैपिटल X, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक, तो दिस थिंग विल बी, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक h है, और ये कितना y है, तो दिस थिंग विल बी h माइनस y। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है। जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ पर भी होगा, इन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग होल प्रोसेस या बोलते ड्यूरिंग होल मोशन ऑफ दिस ब्लॉक द थीटा विल बी कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब है, अगर मैं टेन थीटा निकालूँ यहाँ से, फाइंड टेन थीटा निकालो, फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना है इसका, h माइनस का y है, और आधार कितना है इसका, स्मॉल x माइनस कितना है, कैपिटल x है। तो दिस इज माई टेन थीटा। ये क्या निकल के आएगा, टेन थीटा निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करूँ, लंब बट्टे आधार LAL KKA, ठीक है, सही लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, h माइनस का y निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल x माइनस का कैपिटल X, और इंटू कितना आ जाएगा, ये टेन थीटा आ जाएगा। एक काम करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये तो मेरे पास एक्चुअल में क्या निकल, दिस इज माई कंस्ट्रेंट इक्वेशन, लेकिन मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, दिस इज माई कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन और इस वेज के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, कैपिटल X है, और जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अलोंग x एक्सेस स्मॉल x है, और अलोंग y एक्सेस स्मॉल y है, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, माइनस का y का डिफरेंशिएशन y डॉट, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग जो मेरे पास y डॉट है, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt, ठीक है, ये बात समझ में आई। एंड दिस विल बी इक्वल टू x की जो कितना आ जाएगा, x डॉट माइनस कैपिटल X डॉट, टेन थीटा तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने दो, टेन थीटा ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है वो कांस्टेंट जो होता है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो एक बार डेरिवेटिव जीरो तो जीरो रहेगा, तो जीरो तो लिखो ही मत, चलेगा ऐसे ही। तो माइनस का वाई डबल डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एक्स डबल डॉट माइनस का कैपिटल एक्स डबल डॉट और इनटू में कितना आ गया ये बाहर टेन थीटा आ गया। और अगर माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से क्या आ गया वाई डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट माइनस का स्मॉल एक्स डबल डॉट और इनटू कितना आ गया टेन थीटा आ गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, या इसको यही बोल सकता हूं मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी ये दो चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट जब तक कांटेक्ट में रहेंगे तब तक ये इसी तरीके से, मतलब इनका एक्सेलरेशन इस रिलेशन को क्या करेगा फॉलो करेगा, इसके अलावा और किसी दूसरे रिलेशन को फॉलो नहीं कर सकता। तो ये क्या है एक कंस्ट्रेंट है इनके एक्सेलरेशन पर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक्स और वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया। ठीक, तो दिस इज माई एग्जाम्पल ऑफ वेज एंड ब्लॉक। ठीक, बात आई समझ में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पोल का। जैसे होता है ना, पोल को हम इस तरीके से क्या कर देते हैं किसी दीवार पर ऐसे इंक्लाइन करते हैं, फिर बोलते हैं ऐसे क्या बोलेंगे इसको हम लधार देना बोलते हैं ना, ऐसा कर लधार दे दिया पोल को। अब वो पोल क्या करेगा इस तरीके से नीचे को स्लाइड करेगा बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस स्लाइड मुझे वो स्लाइड कर रहा है यूं करके नीचे को, तब वहां पर जो कंस्टेंट इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। ये मिटाओ जरूर हमें, ये हो गया होगा ना। तो सवाल पूछा कहाँ गया मेरा, देखो भाई अगला एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4 से लिखूं इसको मैं यूं करके। तो ऐसे लिखो कि मेरे पास ये क्या है एक दीवार है यूं करके, और एक इसका क्या है नीचे सरफेस है और ये दीवार है। लेट अस से दीवार है अलॉन्ग वाई एक्सेस और जो मेरे पास सरफेस है वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। यहाँ पर मैंने पोल लगा दिया और पोल में ऐसे रखा है, देखो कुछ इस तरीके से है, दिस इज माई पोल जो यहाँ पर रखा हुआ है यूं करके। ठीक है, कुछ ऐसा है ना, फिर ये है, फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ पोल इज लेट अस से एल, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है एल है। ठीक, अब नीचे को खिसकना स्टार्ट करेगा बिकॉज ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी नीचे की ओर है तो ये जो एंड है इसका इधर की ओर आएगा और ये जो एंड है कहाँ की ओर जाएगा इधर की ओर जाएगा। तो लेट अस से एट एनी इंस्टेंट द पोल यहाँ पर आ गया, ये पोल इधर की ओर आया तो, और ये जो एंड है इधर चला जाएगा कहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। आंसर थोड़ा मेरा पोल टेढ़ा हो गया लेकिन आप काम चलाना। ठीक है, तो मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट क्या है ये यहाँ पर वाई एक्सेस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई है, और एक्स एक्सेस के डिस्प्ले की ओर इसकी पोजीशन कितनी है x है। ठीक है, यानी x एक्सेस में पोजीशन कितनी है इसकी, इस एंड की x है और इस एंड की कितनी है यहाँ से y है। एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है थीटा है। एंड इनिशियली बोथ द एंड आर एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल केस में क्या हो जाएगा, इनिशियली जो मेरे पास दोनों एंड है वो कहाँ रेस्ट में है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस इन इनिशियल स्टेज इक्वल टू 0, और जो y डॉट होगा यहाँ बोल सकते हैं वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं हम इसको, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई ना। आफ्टर टाइम t जो मेरा पोल वाला एंड है यहाँ पहुंच गया और ये वाला एंड कहाँ पहुंच गया इधर पहुंच गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, पाइथागोरस लग रहा है यहाँ पर, अगर पाइथागोरस लगाऊं मैं तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी कंस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूं, अगर इसको और मॉडिफाई करूं तो कैसे बनेगा, इसको कंस्टेंट इक्वेशन अभी मत बोलो, थोड़ा वेट कर लो। एक काम कर रहा हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कंस्टेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ला रहे हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सेलरेशन के टर्म में यहाँ पर कंस्टेंट इक्वेशन लाऊं तो कैसे हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन करो, डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा ये 2x और क्या हो जाएगा फिर x डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 2y y डॉट इक्वल टू l इज कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दो कॉमन लेके इधर आके 0 हो जाएगा तो x डॉट प्लस कितना आ गया ये y डॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा ये x तो ऐसे रहा, ऐसा करोगे तो x डबल प्राइम हो जाएगा, फिर प्लस
एक्स डबल प्राइम का सॉरी एक्स प्राइम बोल रहा हूँ, एक्स डॉट का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी होगा इसका भी होगा, ये लगा दिया प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस कितना आ जाएगा ये वाई तो ऐसे रहा, और वाई डॉट का कितना हो जाएगा वाई डबल डॉट, फिर प्लस कितना हो जाएगा देखो इसका वाई डॉट हो जाएगा, और वाई डॉट इंटू वाई डॉट कितना हो जाएगा वाई डॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था क्या है जो इन इनिशियल स्टेज ये दोनों क्या है 0 है, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया देखो, दिस इज एक्स डबल डॉट, ये एक्स मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस वाई डबल डॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, x और y को किसी को भी इधर भेज दो, एक काम करो इस y को इधर भेज दो, तो मेरे पास क्या आ गया x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का y डबल डॉट, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x एंड दिस इज y डबल डॉट एंड दिस y अपॉन x। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, दिस y अपॉन x इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास लंबट्टे आधार यानी y अपॉन x है, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा y डबल डॉट। तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो ये दो मेरे पास जो एंड है उनका एक्सेलरेशन इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन से क्या रहेगा रिलेट रहेगा, ठीक है भाई। तो आई बात समझ में, तो ये क्या है यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, ठीक है, इसे हम कंस्ट्रेंट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके सिवा, ठीक है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सर्कुलर मोशन जैसी चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है ये वाला है, ठीक। तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट फॉर दिस थिंग, ओके। नाउ अगली एग्जाम्पल की ओर बढ़े, ये मिटाऊं मैं, ये मिटाते हैं। अब एक और फेमस सिस्टम लेते हैं, दैट इज पुली एंड मास सिस्टम। पुली एंड मास सिस्टम आपने क्लास 11 में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ भी कर लेंगे, ठीक। कितने हो गए, पांचवा लिखो, पांचवा जगह मेरे पास क्या पुली एंड मास सिस्टम। पुली और मास सिस्टम देखो क्या होता है पुली और मास। एक सिंपलेस्ट केस लेके चलें कि एक पुली है और दो मास है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का केस है मेरे पास कि ये मेरे पास इस तरह का रिजिड सरफेस है और यहाँ से मैंने एक पुली लटका दी यूँ करके। पुली क्या होता है, एक चक्का होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, जिसमें रस्सी डालते हैं। लेडस से अगर ये घूम रहा है तो सर्कुलर है, लेडस से इसकी रेडियस कितनी है r है, और यहाँ पे मैंने क्या लटका दिया, एक मास m1 लटका दिया m1, और यहाँ पर एक मास कितना लटका दिया मैंने m2 लटका दिया, ठीक है। ये मास कितना है m1 है और ये मास कितना है m2 है। अब जैसे मैंने इसको रिलीज किया ये इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि माई m2 इज ग्रेटर देन m1 बोल रहा हूँ, अगर मैंने इससे पहले पकड़ा हुआ है, अब मैं इसको जैसे रिलीज करूंगा तो m2 इसको नीचे को खींचेगा और ये पूरा सिस्टम इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। एक और चीज जो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये रोप है, दिस रोप इज ऑफ लेंथ फिक्स। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स है, यानी उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसका एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो ऐसी ये रोप है, और दूसरी खासियत क्या है, ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, ओके। नाउ तो क्या हो जाएगा देखो, तो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एक्स एक्स, इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, मैंने रेफरेंस पॉइंट की सॉरी एक एक्सेस होगी, माना यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ मेजर कर रहा हूँ, दिस इज माई रेफरेंस। तो इस रेफरेंस से मान लिया इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, x1 पर है, और इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, x2 पर है। तो अगर मैं इसके लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा देखो, तो इसकी मान लिया जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। ये क्या है, रोप की लेंथ है, और रोप का मासलेस है, ठीक है, और स्ट्रेच नहीं हो सकती, दो खासियत है उसकी। तो अगर लेंथ इक्वल टू निकालूंगा तो लेंथ L इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2। ये आएगा नहीं आएगा, x1 प्लस x2 नहीं, देखो एक चीज़ और है, ये भी तो ऐड होगा इतनी चीज़। तो ये मेरे पास क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस का हाफ, तो प्लस कितना आ जाएगा, ये पाई आर आ जाएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही। L इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस पाई आर। अब कभी कभी यही बोल सकते हो कि जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, पुली है जो घिरनी लगी हुई है यहाँ पर, इसका जो शेप है बहुत छोटा है। अगर शेप बहुत छोटा होगा तो मैं इसकी रेडियस को या मुझसे इसके सर्कमफ्रेंस को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूँ या ना लिखूँ, कभी कभी हम ये बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट, तो ये मेरा कंस्ट्रेंट है भैया, ये तो रहेगा। अब दूसरी चीज़, अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों के एक्सेलरेशन की बात करूँ कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या कंस्ट्रेंट है, तो क्या करूँगा बताओ, इस पूरी इक्वेशन को
टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, x1 का कितना हो जाएगा x1 डबल प्राइम, फिर डबल डॉट, फिर ये कितना आ जाएगा x2 डबल डॉट प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया x1 डबल डॉट प्लस कितना आ जाएगा ये x2 डबल डॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस गिव अस x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का x2 डबल डॉट। यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रखा है, ये मेरे पास अगर x1 डबल डॉट है तो ये कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर, दिस इज x2 डबल डॉट। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज द कंस्ट्रेंट इन एक्सेलरेशन, इनके एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये कंस्ट्रेंट होगा। क्लियर हुई बात? ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में इसको ए बोल दिया होगा आपने, लेट अस से दिस वन इज ए पार्ट ऑफ दिस पुली एंड मास सिस्टम। इसी में बी पार्ट लो, बी पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा हमको कि बनाते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक सरफेस है, यहाँ से मैंने रोप ली और यहाँ पर एक पुली लगाई यूँ करके, ऐसे करके, और फिर मैंने यहाँ पर एक मास लटका दिया m, और फिर यहाँ से एक रोप ऐसे गई और यहाँ से पुली से होती हुई नीचे आई। यहाँ मैंने क्या लगा रखी, पुली लगा रखी है। तो दिस अगेन दिस इज़ माई पुली, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया यूँ करके, और ये जो पुली है इस फिक्स सरफेस से h हाइट पर है। ठीक है, और ये जो पुली है ये ऊपर से जा सकती है, फ्री है क्योंकि ये, तो इसकी जो वेरिएबल स्पीड है लेट अस से दिस वन इज x1, कितनी है x1 है। और यहाँ मैंने क्या कर रखा है, ऐसे हाथ लगा रखा है हमने, इसको पकड़ रखा हाथ से, तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। ठीक है, तो लेट अस से जो हाथ है मेरा यहाँ से कितना नीचे है, x2 डिस्टेंस पर है इस फिक्स सरफेस से। ठीक, हमें क्या निकालना है कि कंस्टेंट इक्वेशन क्या होगी, और इस मास m का एक्सेलरेशन और इस हाथ का एक्सेलरेशन किस तरीके से रिलेट होगा, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कि व्हाट विल बी द कंस्टेंट इक्वेशन, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन, या बोलते हैं कंस्टेंट बिटवीन कंस्टेंट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m एंड दिस हैंड। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले कंस्टेंट इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मैं ये बोलूं इस पूरे रोप की लेंथ l है, इफ l इज द लेंथ ऑफ रोप देन दिस l विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले x1, फिर प्लस क्या आएगा, ये हाफ सर्कम्फ्रेंस, लेट अस से दिस रेडियस इज r, लेट अस से अगेन दिस रेडियस इज r, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये कितना हुआ पाई r, यानी सर्कम्फ्रेंस का आधा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पूछो ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, h है, तो दिस थिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा। तो x1 माइनस कितना आ जाएगा, ये h आ जाएगा। फिर प्लस करो तो फिर क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल पाई r आ जाएगा। फिर यहाँ से लेकर इस हाथ तक, ऊपर से लेकर हाथ तक कितना है, x2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, h है, तो इसका मतलब प्लस कितना आ जाएगा, ये x2 माइनस h आ जाएगा। तो दिस इज माई कंस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, कंस्टेंट को दिखा रहा है। ओके ना, मुझे क्या निकालना है कि इसके एक्सेलरेशन किस तरीके से रिलेट होंगे, इस मास का एक्सेलरेशन और इस हाथ का एक्सेलरेशन। क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, l का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो x1 डबल डॉट, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, पाई r कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा, h का x1 में कितना हो जाएगा, x1 डबल डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई r आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, x2 डबल डॉट, और h का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ x1 डबल डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पाई r, सॉरी ये 0 हो जाएगा यार, पाई r का 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर x2 डबल डॉट, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, ये 0 है, तो दिस इज सॉरी 2x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, ये x2 डबल डॉट आ गया, तो यहाँ से मेरे पास x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का x2 डबल डॉट अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज कंस्टेंट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस इज कंस्टेंट इक्वेशन फॉर लेंथ। ठीक है, यहाँ बोलते हैं कंस्टेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस कंस्टेंट इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, तो दिस इज माई अनदर एक क्या हो गया एग्जाम्पल हो किससे रिलेटेड, कंस्टेंट मोशन से रिलेटेड। एक और देख ले, देखो फिर
एक और क्या हो सकता है, कितने, इसका एक और पढ़ लो, सी कर लो ऐसे करके, सी। तो कुछ इस टाइप कर लो, टेबल बना लो अभी, ठीक है, टेबल पढ़ा है ना, टेबल वाला भी 11th में पढ़ा होगा हमने, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर एक मास ऐसे है और एक मास ऐसे है, यहाँ कितना है मेरे पास, लेट अस से दिस वन इज m1, लेट अस से दिस इज m2, सॉरी ये मास नहीं है, ये क्या है, ये m2 है, ये m1 है, ठीक है। ये मेरे पास घिरनी है, ओके, इस तरीके से, और यहाँ से भी इससे कनेक्टेड है, और फिर इस तरीके से, फिर यूँ, और यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर एक मास ऐसे, एंड दिस मास इज m। ये मास कितना है मेरा, m है। एंड अज्यूमिंग दैट कि यहाँ मेरे पास क्या है, रेफरेंस फ्रेम यहाँ रखा हुआ है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो। रेफरेंस फ्रेम हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी पर होगा। तो दिस इज माई वाई एक्सेस है, और मान लिया यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, लेट अस से दिस वन इज एट x1 डिस्टेंस, और ये यहाँ से कितने भरे वाला ब्लॉक एट x2 डिस्टेंस, और जो नीचे को है ये जो ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, लेट अस दिस वन इज एट, यहाँ तक नापेंगे ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट अस से दिस वन इज एट y, तो ये कहाँ पर है, y पर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कंस्टेंट मोशन निकालो, कंस्टेंट इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट निकालो। अज्यूम करो इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, l है। वायर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग बोल सकते हैं, रोप बोल सकते हैं। इसकी पूरी की लेंथ कितनी है, l है। अगर मैं ये लेंथ निकालो और अज्यूम करूं कि जो बीच में लेंथ है वो बहुत छोटी है, क्यों, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे पास ये जो क्या लगी हुई है, पुली लगी हुई है, या जो घिरनी यहाँ पर लगी हुई है, गोल गोल चक्के लगे हुए हैं, इन चक्कों की रेडियस क्या है, बहुत छोटी है। अगर इन चक्कों की रेडियस बहुत छोटी है तो यहाँ पर मैं जो पाई आर यहाँ ऐड कर रहा था वो ऐड करना नहीं पड़ेगा, और इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन क्या हो जाएगी, ये बहुत कम हो जाएगी, तो उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस यहाँ से m1 से m2 तक ये कितनी हो जाएगी, देखो ये मेरे पास कितना है, x2 है, ये कितना है, x1 है, देन दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो कितना आ गया, x2 माइनस x1, तो ये तो निकल गया x2 माइनस x1, अब बचा गया ये और ये बचा, तो ये कितना है y, ये भी कितना है y, तो कितना आ जाएगा यहाँ प्लस का 2y आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई कंस्ट्रेंट, तो ये कंस्ट्रेंट है। अब इनके एक्सेलरेशन में क्या कंस्ट्रेंट होगा, तो क्या करोगे, इसको दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये 2y डबल डॉट। तो दिस इज कंस्ट्रेंट x2 डबल डॉट माइनस का x1 डबल डॉट फिर प्लस 2y डबल डॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज कंस्ट्रेंट इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में इस तरह का कंस्ट्रेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक बात है इसमें। तो दिस इज सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट मोशन। आई होप कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है आपको थोड़ा बहुत फील आई होगी। कंस्ट्रेंट मोशन से हम कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी क्या करते हैं, मतलब वहाँ पर ये यूज होता है कि हमको पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो कंस्ट्रेंट होगा वो क्या होगा, और जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आता है वहाँ पर, ठीक है, वो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे होंगे। वैसे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ा रखा है कहाँ पर, लेकिन वो पढ़ा रखा कहाँ, जो हम क्या पढ़ाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस वहाँ पढ़ा रखा है। आप एक बार उस लेक्चर को चेक कर सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो आपको समझना है तो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो आज का लेक्चर है हमने पढ़ा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये काम आता है। अब एमएससी में जाओगे तो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, और वैसे भी काम आता है जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक। ओके तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो किस पर रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा किससे, रेफरेंस फ्रेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो रेफरेंस फ्रेम, फिर उसके बाद हम फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स जो कि जैम में आता है, फ्रिक्शन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसको भी क्या करेंगे हम लेते हुए चलेंगे। ओके ठीक है, फिर आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।